आज पुनः हम लोग ठीक 7 बजे इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। आज के वक्ता हैं प्रोफेसर हेमंत शर्मा, जो JN व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर शर्मा फाउंडर मेंबर हैं इस एसोसिएशन के। पुराने दिनों को आज भी याद करते हैं और इसमें काफी लोग हम लोग ऐसे हैं जो लोग कि उस समय के फाउंडर रहे हैं। राय साहब हैं, अम्बास जी हैं, हेमंत जी हैं, राकेश जी हैं, तो पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। और हेमंत जी के साथ अच्छाई यह है कि ये हमेशा तरोताजा बनाए रखते हैं। और आज इनका व्याख्यान होना है और हमेशा ये हमारी खोज खबर लिए लेते रहते हैं। तो एक बहुत ही जागरूक और कर्मठ मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और मैं अब इनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करने का कष्ट करें। प्रोफेसर हेमंत शर्मा। नमस्कार सभी मित्रों, गुरुजनों और नए स्कॉलर्स विद्यार्थियों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और आज के दिन भाई दूज हैं तो लग रहा है ये सब भाई बहन मिल भी रहे हैं और अपन कम्युनिटी साइकोलॉजी में सब एक साथ हैं। तो मित्रों, ये बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज का जो व्याख्यान है, व्याख्यान तो क्या एक तरह से बात बता दें, आपके साथ एक विचार विमर्श है। भाई रामजी लाल जी, इन सब मित्रों को और भारतवर्ष के जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं और अप्लाइड फील्ड के जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सबको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप याद करें तो 1965 से जब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से कम्युनिटी साइकोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ था, 1967 में APA का डिवीजन कम्युनिटी साइकोलॉजी बन गया था। उस समय सिनोनिमसली कम्युनिटी मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी साइकोलॉजी को लिया जाता था, पर 1970 में आने पर भारतवर्ष में भी एक अलग फील्ड बन गया। मित्रों, उस समय ये निश्चित रूप से एक एमर्जिंग फील्ड था, पर आज पूरे वर्ल्ड में, भारतवर्ष में ये एक एस्टेब्लिश फील्ड है। और मैं कहना चाहूंगा ये आप सारे मित्र मेरे गुरुजन, और चूंकि प्रमुख रूप से जो नेतृत्व संभाल रहे हैं भाई रामजी लाल जी, उन्होंने इस कम्युनिटी साइकोलॉजी को भारतवर्ष में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया, अभी एक पेपर भी पढ़ा गया था कम्युनिटी साइकोलॉजी इंडियन सिनेरियो, इन्होंने उसमें लिया। और प्रारंभ में आपको कह दूं, अभी अभी पिछले महीने इन्होंने जो एक हिंदी में पुस्तक लिखी है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे वो पुस्तक हमें प्राप्त करवाएं, नहीं तो हम वो पुस्तक कहीं से लेंगे। हिंदी में पहली बार इस तरह की पुस्तक लिखी गई, इससे पहले भी कई सेमिनार भी हुए। ये एक छोटा सा ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है। अब मित्रों, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं चूंकि मनोविज्ञान का प्राध्यापक रहा, पर मूलतः मेरा जो क्षेत्र रहा वो टीचिंग और रिसर्च रहा, अध्यापन और अनुसंधान रहा। बीच में कहीं पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। पर मित्रों, जो इसके बाद वाला जो एरिया है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ये फील्ड वर्क मेरे कुछ कम हुआ मुझसे, पर अब मैं इस फील्ड में भी हूं। तो मित्रों, यहाँ पर आज जो मेरा पेपर है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट हमने लिया है, जहां से हमने प्रारंभ किया, और इससे कई वर्षों पहले जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव था, उस मेडिकल मॉडल को, जो उसके 6 एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ कम्युनिटी साइकोलॉजी में जो अप्लाइड एस्पेक्ट हैं, उन पर हमने महत्व दिया। सिम्टोमेटोलॉजी, इटियोलॉजी, कॉजेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन, ये हमारे जो एस्पेक्ट है। चूंकि कम्युनिटी साइकोलॉजी ग्रुप साइकोथेरेपी से प्रारंभ होकर के
कम्युनिटी सोशल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, इसमें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन पर इसका अधिक महत्व रहा। पर आज भी कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स में सिम्टोमेटोलॉजी और इटियोलॉजी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, मित्रों आज का मेरा पेपर उस थ्योरेटिकल मॉडल पर है, जिसमें मैंने जो पर्सपेक्टिव लिए हैं इसको 3 भागों में, 3 एस्पेक्ट में देखेंगे। जैसा कि पेपर का मैंने टाइटल दिया है, मेंटल हेल्थ, सोशियो इमोशनल एडजस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, और उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन एस्पेक्ट है, इन चारों को हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के संदर्भ में, कम्युनिटी साइकोलॉजी के संदर्भ में दृष्टिगत करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूं मित्रों। यहाँ पर ये दोनों बातें मेडिकल मॉडल के साथ साथ जो हमारा लेवल ऑफ एनालिसिस है, किस प्रकार से हम अनुसंधान में भी, अन्वेषण में भी, और साथ ही साथ जो हमारा ये पर्सपेक्टिव है उसमें इंडिविजुअल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल, ग्रुप लेवल, इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप लेवल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और सोशल कम्युनिटी लेवल, और लास्ट में इंटरनेशनल लेवल। ये 5-6 पर्सपेक्टिव जो प्रारंभ से ही हमारे अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव लिए गए, और जैसा कि उस समय कहा गया, कम्युनिटी साइकोलॉजी अ ब्रिज बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो उन्होंने बताया कि जो टेक्निक्स, जो कंसेप्ट वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के, पर उनका जो एप्लीकेशन है वो सोशल कम्युनिटी में, सोशल इंटरेक्शन में, सोशल लाइफ में। तो मैं अपनी बात में एक फ्रेज काम में लूंगा। बहुत पहले एक फ्रेज लिया गया था, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा इंडिविजुअल इन कम्युनिटी, इंडिविजुअल इन सोशल कम्युनिटी। इस पर्सपेक्टिव को लेंगे आप लोग, इसके साथ उसका जो इंडियन सिनेरियो है वो भी इसके साथ जोड़ेंगे। बहुत सारा इसमें एम्पिरिकल वर्क भी हुआ है, अप्लाइड एस्पेक्ट भी हुए हैं। तो उन सब एस्पेक्ट पर देखते हुए मैंने एक जो मॉडल प्रस्तुत किया है, मॉडल लिया है मैंने, वो थ्योरेटिकल मॉडल है। इस मॉडल को प्रारंभ हम करते हैं, जो हमारा एक नाम दूंगा मैं आपको, जहां से प्रारंभ हुआ है मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट। उससे पहले मेंटल हाइजीन भी रहा, उस डिटेल में न जाते हुए मेंटल हेल्थ जो एन जहोदा, याद करें मैरी जहोदा, जो उस समय कुक, किडर और सेलिस के साथ रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, उसके बाद वो वहां से हट गई, ये लोगों ने काम किया। मुझे लगता है चूंकि वो चारों, वो तीनों सोशियोलॉजिस्ट थे, तो कंफर्म नहीं है ये साइकोलॉजिस्ट थे एम जहोदा या सोशियोलॉजिस्ट थे, पर हम मान लें सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। वहां से ये कंसेप्ट लिया गया, और इन्होंने उस समय जो ये 5 और 6 पर्सपेक्टिव दिए गए थे, एक मिनट, उन बिंदुओं को हमारे यहाँ 3 लोगों ने उसको इलेबोरेट किया, और भारतवर्ष में तो कई लोगों ने इलेबोरेट किया। मैं नाम लेना चाहूंगा। पहले कोलमैन ने, उसके बाद में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हरलॉक ने, और आगे चल के जो और पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी, चाहे वो आलपोर्ट हो, रॉजर्स हो, मास्लो हो, यहाँ तक कि एरिक फ्रॉम है, उन्होंने भी अपने कंसेप्चुअलाइजेशन में मेंटल हेल्थ को महत्व दिया। तो मित्रों थोड़ा सा इस बारे में इन्होंने जो पर्सपेक्टिव दिए, अब चूंकि ध्यान दें मूलतः यदि वे सोशल साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो इलेबोरेशन करने में इनके जो 5-6 पर्सपेक्टिव हैं, जिनको कंपोनेंट्स भी हम कहें, उनमें कुछ ओवरलैप होगा, क्योंकि धीमे धीमे उस समय 50s में 60s में अप्लाइड साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट था, उस समय सबसे अधिक जो बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, जबकि थर्ड फोर्स बना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और उसका भी प्रादुर्भाव एल्फ्रेड एडलर के स्टाइल ऑफ लिविंग से, उस सेल्फ से लिया गया। वहां पर उसके प्रणेता रहे, फिर मास्लो, रॉजर्स, आलपोर्ट, मरे, उनसे भी इनको मिला, और अब चल के आगे
जो अभी अभी पर्सपेक्टिव हेल्थ साइकोलॉजी का आया है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है। तो मित्रों, एक तरफ कम्युनिटी साइकोलॉजी का हमारा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जहां पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ का वो पर्सपेक्टिव है। आज उसको पॉजिटिव, यहाँ तक कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी कहा जा रहा है, और हेल्थ साइकोलॉजी भी उसके साथ है। और अब उसके साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ये जो 3 फील्ड हुए हैं, थेरापेटिक साइकोलॉजी, प्रिवेंटिव साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इनके साथ जुड़ा हुआ, तो मित्रों हमारा जो कार्य है, इस थ्योरेटिकल मॉडल को, इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को उन थ्योरीज के साथ साथ जो एम्पिरिकल रिसर्चेज हुई हैं, इनका एप्लीकेशन यहाँ पर फील्ड में, सोशल कम्युनिटी सेटिंग में किस प्रकार से किया जाए, तो एक मेरा उस प्रकार का एनालिसिस है। मैं पूरा डिटेल में न पढ़ते हुए जो एस्पेक्ट उस समय लिए गए, जो कि कोलमैन ने और बाद में हरलॉक ने भी अपने मॉडल में लिए, और सबसे बड़ा कार्य 70s में जो किया गया, जहां पर की पूरी बुक तो नहीं, उस बुक में पूरा 1/3 कोर्चिन की मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी में, मित्रों उससे पहले जितने भी एस्पेक्ट थे वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी के थे। कोर्चिन ने पहली बार मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2/3 एस्पेक्ट तो दिया क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और पीछे वाला पूरा सेक्शन कम्युनिटी साइकोलॉजी पे था। उसके बाद तो बहुत काम हुआ, जैक्स भी नाम है, उसमें भी बात है। तो मित्रों उस समय इस मॉडल को किस तरह से इलेबोरेट किया है, एक फैक्टर जो उस समय उन्होंने दिया वो था, 4-5 फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला नाम दिया उन्होंने एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। ये एक प्रकार से आप ध्यान दें, पॉजिटिव सेल्फ इवेल्युएशन है, जिसको पहले पहले सेल्फ डायरेक्शन किया गया, और जितने सेल्फ के एस्पेक्ट हैं, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस कह दें, सेल्फ आइडेंटिटी कह दें, सेल्फ कंट्रोल कह दें, ये एस्पेक्ट्स पहले पहले लिए गए। और अब उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट एम जहोदा ने बताया, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, इस एस्पेक्ट को हरलॉक ने अपने जो होलिस्टिक मेंटल हेल्थ की बात की, हेल्थी पर्सनालिटी की बात की बताएंगे, उसमें इसको बहुत एलिब्रेट किया। परसेप्शन ऑफ रियलिटी को रियलिस्टिक व्यू में सब प्रकार की रियलिटी, जिसको बाद में भारतवर्ष में भी हमारे प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने भी सोशल रियलिटी की बात कही, वहां पर भी परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ब्रॉड आउटलुक ऑफ वर्ल्ड, उसके साथ ही साथ परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, इसकी बात कही। फिर उसके बाद एक कंपोनेंट दिया इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मित्रों ये इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, ये एक तरह का यूनिफाइड एस्पेक्ट है, जिसमें सेल्फ और वर्ल्ड के साथ साथ जो पर्सनैलिटी का इंटीग्रेशन है, और बहुत सारी हमारी जो पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं वो इन सब से रिलेटेड हैं। तो ये इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी एक एक्लेक्टिक अप्रोच के साथ इसको लिया गया। फिर एक फैक्टर जो उस समय थोड़ा सा करके छोड़ दिया गया था, आज उस पर बहुत वर्क हो रहा है मित्रों, वो है ऑटोनॉमी। आलपोर्ट की फंक्शनल ऑटोनॉमी तो मोटिव्स के बारे में थी, पर आज ये ऑटोनॉमी आप याद भी करेंगे, अभी जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल है उसमें भी एम्पैथी के साथ ये ऑटोनॉमी, सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो ऑटोनॉमी है उसमें सेल्फ रिलायंस, और एक कंसेप्ट जो पर्सनैलिटी का अभी 5 फैक्टर्स मॉडल में लिया गया है, उसमें भी अगर आप ध्यान दें तो ये जो एस्पेक्ट है, जिसको नया फील्ड में और इतनी ज्यादा उस पर रिसर्च हो रही है, जैसे पहले इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म में, साइकोटिसिज्म में हुआ था, आज ये फैक्टर कंसेंससनेस, जिसको सी फैक्टर कहा गया है एफएफएम में, जो बिग 5 है उसमें कमिटमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक कि एक नया फैक्टर अभी और आ रहा है, 6 एस्पेक्ट आ गया, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, हेल्पफुलनेस, वो भी इसके साथ जुड़ रहा है। तो ये ऑटोनॉमी हम बात करते थे उस समय फंक्शनल ऑटोनॉमी, जो मोटिवेशन का एस्पेक्ट था, पर आज ये पूरी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट, ये ऑटोनॉमी इस फैक्टर में चला है। इसके बाद मित्रों एक फैक्टर जो कोलमैन ने बहुत अधिक उसको बढ़ाया, प्रारंभ तो मास्लो से, रॉजर्स से हुआ है, एम जहोदा ने इसका नाम दिया
ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और फील्ड वाले, फिलॉसफी वाले, रिलीजन वाले इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट है। इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत हो चुका है, ये उस पे बारे में बात हो चुकी है। तो ये कहीं कहीं पर इसके साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ फुलफिलमेंट, उस पूरे एस्पेक्ट को लिया गया है। मास्लो का पूरा वर्क इसमें। अभी हेल्दी पर्सनैलिटी पर फिर एक बात करेंगे। अब एक एस्पेक्ट जो उस समय मुझे लग रहा है एम जहोदा वाले में नहीं है, पर कोचिन ने प्रस्तुत किया है, अभी उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने नाम दिया एनवायरमेंटल मास्टरी। अब आप सारे विद्वान लोग सोचें, ये एनवायरमेंटल मास्टरी जो है, ये मेंटल हेल्थ का 6 बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हुआ। इस एनवायरमेंटल मास्टरी पर उन्होंने सारी कोपिंग टेक्निक्स, बहुत सारी प्रकार की कॉम्पिटेंसी, और मित्रों भाई रामजी लाल जी का भी इस पे वर्क है, जो WHO के सोशल लाइफ स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट, ये एनवायरमेंटल मास्टरी। उसमें साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, और ये आगे चल के प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंडिविजुअल लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो पहले ये हेल्थ का जो कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट है, जिसको WHO ने और एनलाइटन किया, उस एस्पेक्ट में अब प्रश्न उठता है कि हु इज हेल्दी, हु इज मेंटली हेल्दी। इस एस्पेक्ट के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहले पहले प्रारंभ से ही जो ही हेल्थ की बात कही जाती थी, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है, केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, उसके साथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की बात बहुत पहले से हो रही थी। 60s में होती थी जब कोलमैन ने ये दो एक साथ की। पर मित्रों WHO ने अब देखा, लिखा उन्होंने स्पेसिफिकली, नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग बट मेंटल, इमोशनल, सोशल, इवन इंटेलेक्चुअल, मॉरल, और अभी अभी जो नया पर्सपेक्टिव जुड़ा है, स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ, जिसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट, ये सारे एस्पेक्ट आ गए हैं। उसको भी हाईलाइट किया गया। हमारे यहाँ 1-2 पेपर भी प्रस्तुत हुए हैं, उनके साथ भी बात हुई है। तो मित्रों ये जो एस्पेक्ट हुआ, अब इसको पहले पहले यहां पर हरलॉक ने जो अपना मेंटल हेल्थ का सिक पर्सनैलिटी के बाद हेल्थी पर्सनैलिटीज के जो एस्पेक्ट बताए, इस एम जहोदा के मॉडल को उन्होंने जिस प्रकार से 11 पॉइंट में डिस्कस किया, बहुत डिटेल में किया, और बहुत सारी एम्पिरिकल स्टडीज भी यहाँ पे दी। मैं एक एक पॉइंट बताता हूं। जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी था, उसी को थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने। रियलिस्टिक सेल्फ अप्रेजल, रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ सिचुएशन, रियलिस्टिक इवेल्युएशन, एक्सेप्टेबल इमोशनल कंट्रोल की बात कही, गोल ओरिएंटेशन, मोटिवेशन को बढ़ाते हुए काम, उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस को, और फिलॉसफी ऑफ लाइफ को। उस समय पहले पहले फिलॉसफी ऑफ साइंस की बात की जा रही थी, बीच में इस टर्म को थोड़ा सा कम टर्म दिया गया, मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट कह के, पर फिर से उन्होंने रिवाइज किया फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसकी डायरेक्शन। और उसके बाद उस समय उन्होंने एक लिटरेरी टर्म मैं याद करूंगा, ब्रिटिश बर्ट्रैंड रसल ने 1940 में ऑन हैप्पीनेस पर एक बुक लिखी थी, उसको लिटरेरी माना गया। पर हरलॉक ने सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस हैप्पीनेस कंसेप्ट को यहां पर याद करेंगे आप, 3 एज ऑफ हैप्पीनेस, अचीवमेंट, एफिलिएशन और अफेक्शन, एंड एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, इसकी बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर सेल्फ एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात की, और साथ ही साथ उन्होंने फेवरेबल सोशल एटीट्यूड्स की बात कही, साथ ही साथ सक्सेस और प्रोग्रेस की बात कही, और सेल्फ वेलबींग को जो आगे चल के पॉजिटिव और मैनेजमेंट में सब्जेक्टिव वेलबींग कहा गया है। और यहाँ पर चूंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, अभी वो बात भी करेंगे,
जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव उस पर भी इसको लिया और पॉजिटिव इवेल्युएशन अफेक्ट की बात की। फिर उन्होंने 3 A's की बात की, अफेक्ट, एटीट्यूड और एक्शन, और साथ ही साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, उन सब की बात करते हुए अब यहाँ पर कुछ और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जिसमें जेरेल्ड का नाम भी है, उन्होंने भी हेल्थी पर्सनैलिटी में इस मेंटल हेल्थ के कंसेप्ट को इतना डिटेल में बताया, जिसको बाद में पहले आलपोर्ट भी बता चुके हैं। एफिशिएंसी है, फंक्शनल कॉम्पिटेंस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी है, इनर हार्मनी है, उनके साथ ही साथ सोशल कम्युनिटी रिलेटेडनेस है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, और उस समय एक और फैक्टर जो बहुत चला उस समय, थोड़ा एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड था, ट्रांसेंडेंटल साइकोलॉजी। ये जो ट्रांसेंडेंट है, इसको भी उस समय लिया गया था। लैंडमैन ने भी इन सब चीजों के ऊपर लाइफ और वर्क में इन चीजों को दिया। मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। मास्लो के जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है, अब चूंकि मेरा जो मॉडल है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक पर्सपेक्टिव है, एम जहोदा में एक पर्सपेक्टिव, उन्होंने उसके जो 15 एस्पेक्ट और पूरी स्केल भी बनाई, उन सब एस्पेक्ट की बात आलपोर्ट ने भी कुछ जगहों पर की है, जहां पर उन्होंने एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ की बात की, इमोशनल सिक्योरिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की, उन्होंने भी रियलिस्टिक परसेप्शन की बात की, और उसके साथ सोशल स्किल को जोड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने भी बहुत पहले पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ की भी बात की, और कहीं ना कहीं ये संदर्भ थोड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ, सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ एरिक फ्रॉम के जो 4 कैरेक्टर्स हैं, उसमें प्रोडक्टिव कैरेक्टर वो भी मेंटल हेल्दी पर्सन की ओर जाता है। एडलर का मैं आपको बता चुका हूं, वो जो ऑप्टिमिज्म है, फुली फंक्शनिंग पर्सन, उसकी पूरी बात हो भी चुकी है। अब मित्रों, यहाँ पर एक और मॉडल जो अप्लाइड साइकोलॉजी का मॉडल है, उस समय बहुत चला, जिसको बाद में मैनेजमेंट में ले लिया गया, ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग। साथ ही साथ बेबर में रॉबिन्स और लुथास ने भी लिया है, और आगे चल के उन्होंने तो नाम ही दे दिया पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बेबर। वहां फिर उन्होंने लेवल ऑफ एनालिसिस में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और आगे चल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, उसमें इस मॉडल को लिया। प्रारंभ मित्रों फिर वहीं से जो क्राइटेरिया है हमारे, उसमें सोशल इंटरेक्शनल क्राइटेरिया लिया, इंटरपर्सनल क्राइटेरिया लिया, साथ ही साथ चूंकि मैनेजमेंट की आदमी है, वो एडवांटेजेस और बेनिफिट की बात करते हैं। वो कहते हैं ये जो मेंटल हेल्थ है, इससे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, कम्युनिटी, उसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, उसकी बात कही। अब चूंकि पर्सपेक्टिव सोशल कम्युनिटी है, तो मित्रों कहीं ना कहीं एथिकल और आइडियल ये संदर्भ भी आता है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में उन्होंने, अब थोड़ा सा डिटेल देना जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस फैक्टर को उन्होंने पहले ही बताया। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस और डिवाइड ऑफ इलनेस। हम बात कर रहे हैं वेलनेस, वेलबींगनेस, पर बिना इसके कि आप इधर नहीं आ सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशन, ये सारे एस्पेक्ट मैं नहीं बताऊंगा, इस पे बहुत आपके पेपर्स भी आ चुके हैं। उन सारी चीजों को लेते हुए अब फिर पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन, सेल्फ एटीट्यूड्स, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, और ये टेक्निक्स जो कि ली गई हैं, पूरी कोपिंग टेक्निक्स, उनके साथ में क्या एफिशिएंसी है, किस तरह का सोशल इमोशनल ये मैच्योरिटी है, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। अब चूंकि दूसरा एस्पेक्ट है, पहले बात की जाती थी मीन्स एंड एंड्स, इसके पहले एक और चीज है, मैं कहूंगा एम्स। जब मेंटल हेल्थ की आप बात करेंगे, तीनों एस्पेक्ट लाने पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ का एम क्या है, उसके मीन्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, और एंड रिजल्ट क्या है।
परिणाम क्या मिलेगा सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल के साथ, इवन इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैंने जो एक फैक्टर एडजस्टमेंट लिया है मित्रों, वैसे तो बहुत पुराना कंसेप्ट और बताया जा रहा था उस समय कि साइकोलॉजी में, पर्सनालिटी साइकोलॉजी में, इवन एबनॉर्मल साइकोलॉजी में 50% जो एरिया है वो तो एडजस्टमेंट का ही है, जिसमें बाद में एटीट्यूड और ये सब भी जुड़े। तो मित्रों, ये जो एडजस्टमेंट का एरिया है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट कंसेप्ट जो कि एडेप्टेशन से लिया गया है, और फिर वहीं पर जो होम्योस्टेटिक्स का कंसेप्ट है वहां से एडजस्टमेंट आया। अब ध्यान दें, तीन चीजें जो उस समय स्ट्रेस के संदर्भ में कही गई, पुराना कंसेप्ट है। एक ने तो कहा स्ट्रेस में न्यूस्ट्रेस है, न्यूट्रल है। फिर उन्होंने कहा इसमें एक डिस्ट्रेस है जो नेगेटिव है, और अभी उन्होंने बहुत पुराना कंसेप्ट है यूस्ट्रेस, यूटोपियन से संबंधित भी हो सकता है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। मित्रों, ये जो एडजस्टमेंट का एस्पेक्ट है, माल एडजस्टमेंट की बात नहीं करते हुए उससे हट करके हम यहाँ पर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की बात करें। मैं एक उदाहरण अपना देता हूँ। मैं फिजिकली सपोज हेल्दी हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, बीपी नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल हैं, पर मित्रों क्या मैं उस एथलीट, प्लेयर, उसका मुकाबला कर सकता हूँ जो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, जो रोज इतना कार्य करता है, जो मिलिट्री में है, स्पोर्ट्समैन है? नहीं मित्रों, यही बात यहाँ पर मेंटल हेल्थ के साथ है कि मेरे सारे एस्पेक्ट्स, जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो सारे ठीक हैं। स्ट्रेस भी नहीं, टेंशन भी नहीं, एंजाइटी नहीं, हॉस्टिलिटी नहीं, डिप्रेशन नहीं, सबको मैंने हटा दिया है, पर अब मैं इसके साथ क्या करूं? ये अबो एवरेज, इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मित्रों, मैं आज तैरना जानता हूं तो दूसरे को तैरना सिखा सकता हूं और उसको बता सकता हूं। यहां पर बात लाइफ सोशल स्किल्स की आती हैं कि मैं ये सारी स्किल्स डेवलप करूं। इस मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव को अब मैं इंडिविजुअल से, फैमिली से, ग्रुप से, सोशल कम्युनिटी में ले जाता हूं। वह इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं उनकी हेल्प क्या करता हूं, उनको कैसे असिस्ट करता हूं। तो मित्रों, ये जो एडजस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है, अब इस एडजस्टमेंट के जितने भी मोड्स हैं उन सब की भी बात होगी, जो प्रोसेस है उनकी बात होगी। तो माल एडजस्टमेंट से ये जो ग्रोथ वाला एडजस्टमेंट है उन सब की बात होगी। उस एडजस्टमेंट में जो पर्सनल ग्रोथ भी है, यहाँ पर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का पर्सपेक्टिव है, उन सबको भी लिया जाए। तो मित्रों, भारतवर्ष में भी कई विद्वानों ने, साइकोलॉजिस्ट ने इस क्षेत्र में काम किया है। तो वहां पर ये जो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, इंडिविजुअल लेवल से प्रारंभ किया जाए तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। उन्होंने इसका नाम होलिस्टिक हेल्थ भी दिया है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी दिया गया है, और अभी अभी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैं उसमें न जाते हुए कुछ पॉइंट्स हैं। प्रारंभिक साइकोलॉजिकल वेलबींग से क्या है? वेलनेस, आगे चल के यही सब्जेक्टिव वेलबींगनेस है, SWB है। उसके साथ ही साथ हैप्पीनेस का कंसेप्ट है, लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात हुई है, सेल्फ एफिकेसी की बात हुई है, सेल्फ कंट्रोल की बात हुई है, और एक बहुत पुराना कंसेप्ट अब लाइफ स्किल्स में जोड़ा गया है, ऑप्टिमिज्म और होपफुलनेस। सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट पर एम्फेसिस है, इन सोशल लर्निंग्स को मेंटेन किया गया है, और जैसा कि सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की भी बात हुई है, उन सारे एस्पेक्ट को लेते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो उसका सोशल कम्युनिटी एस्पेक्ट है, उन सबको भी यहाँ पर महत्व दिया गया है। अब जो मेरा इसमें जो थर्ड कंपोनेंट है मित्रों, वो कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। एक फैक्टर एज डिफरेंसेस की बात पहले हुई मित्रों, यहां बता दें आपको, ये तीन जो डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस और रेशियल डिफरेंस, ये तीनों डिफरेंस नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। बाकी जितने भी डिफरेंसेस की हम बात करेंगे वो सब के सब ह्यूमन मेड हैं, एनवायरमेंटल है, सोसाइटल है, चाहे वो
सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस हो, रिच एंड पुअर का डिफरेंस हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल कास्ट कम्युनिटी, इंडियन सोशल कास्ट कम्युनिटी की बात करें, वो सारे एस्पेक्ट हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो मित्रों अब चूंकि पर्सपेक्टिव हरलॉक ने दिया है, इस एज डिफरेंस पर जो हमारी 4-5 मेन लाइफ स्पान अप्रोच है, जिसको आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर में भी लाइफ साइकिल बताया गया है, उन सब पर ये मेंटल हेल्थ महत्वपूर्ण है। चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, प्यूबिसेंस, एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, यूथ, एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज और सीनियरेंस, उन सब पर जैसा कि संकेत देते हैं हर लोग, उन सब के कुछ लाइफ स्किल्स भी हैं, उन सब के मेंटल फिजिकल हैजार्ड्स भी हैं। तो वहां पर इस मेंटल हेल्थ का पर्सपेक्टिव में तो यहाँ पर एक और बात भी की जाए। कई बार पूछते हैं लोग कि साहब ये लाइफ स्पान अप्रोच फ्रॉम बर्थ अप टू एंड ऑफ द लाइफ, इसमें कौन सी जो ये लाइफ स्किल, ये जो लाइफ स्पान है, किस स्टेज को आप सबसे अच्छा मानेंगे? अपने अपने एस्पेक्ट है, वैसे कहने को चाइल्डहुड को सबसे प्राइम मान लिया जाए क्योंकि फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, पर मित्रों वहां भी मेंटल हेल्थ के कुछ हैजार्ड्स हैं, कंपटीशन वहां भी है, वहां भी इस तरह का एक तरह का एस्पेक्ट है जिनको भी लिया जाता है। फिजिकल हेल्थ भी है, वहां सारी हेल्थ है, और मॉरलिटी का कंसेप्ट जो चाइल्डहुड से प्रारंभ होता है वहीं से बात है, और लाइफ स्किल्स की बात वहीं से है कि 5 वर्ष के बच्चे को तैरना सिखा दो, 65 वर्ष के व्यक्ति को तैरना मुश्किल है। बाय द वे मुझे तो आता है, पहले सीख लिया। तो मित्रों अब एडोलेसेंस, कई लोगों ने उसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा, नहीं, और एज में भी है, उनके अपने चैलेंजेस भी है। कई लोगों ने इन सबको स्ट्रेस के साथ चैलेंज के लिए, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, ओवरकम द चैलेंज, फेस द चैलेंज, उन सब पर भी मेंटल हेल्थ की बात कही। यूथ में, एडल्टहुड में, मिडिल एज में, और कोलमैन का एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिसिटी। उस मल्टीप्लिसिटी में अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कई लोगों ने किया तो थोड़ा सा जो इंक्लाइनेशन है वो मिलता है मित्रों एल्डरली पीपल के साथ, जो ओल्ड एज में हम लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, चूंकि वहां पर फिजिकल हेल्थ का पर्सपेक्टिव थोड़ा अधिक है, तो कम्युनिटी सर्विस में भी जाते समय जो ये ग्रुप मिलता है आगे चल के, जिसको टारगेट ग्रुप कहा गया, अभी एक पेपर में बताया भी गया था, ये टारगेट ग्रुप जो एजेड पर्सन है उनके साथ मेंटल हेल्थ का अधिक पर्सपेक्टिव है, मिलता है। आइसोलेशन की बात की जाए, फैमिली स्ट्रक्चर की बात की जाए, रिटायरमेंट की बात की जाए, ये एक एस्पेक्ट आता है। पहले पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी के ही एस्पेक्ट में, फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में जहां से प्रारंभ किया गया, एनेस्थेसी ने रिसर्च इन कम्युनिटी साइकोलॉजी में, उस समय कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो एरियाज बताए गए वो इस मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट, उन पर भी बात की। अभी भी कुछ पेपर्स में इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कहीं कहीं पर जुवेनाइल डिलिक्वेंसी और क्राइम के एस्पेक्ट भी है। तो ये अब मेरा जो मॉडल है उसमें मेरा कहना यह है कि यदि इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इस मेंटल हेल्थ को करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रोमोट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यदि उन सारे एस्पेक्ट को लिया जाए, तो मित्रों इंडिविजुअल से लेकर सोशल कम्युनिटी लेवल तक इन सबको मैनेज किया जा सकता है। और ऐसा करने पर हम जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारा कार्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उस मॉडल को लेकर चल रहे हैं जो हमारा एम है, जो हमारा ये कहना चाहिए इमीडिएट या रिमोट गोल है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और हमारी जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। आप पूरा पर्सपेक्टिव देख ही रहे हैं, जो पैरा प्रोफेशनल्स की बात भी हो रही है, तो वो मॉडल जो इंडिविजुअल क्लिनिकल साइकोलॉजी में 1-to-1 थेरापिस्ट और पेशेंट की बात थी, उसको आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर ग्रुप पे, और मित्रों मेडिकल साइंस में जो एक पर्सपेक्टिव वो हमन से जुड़ा हुआ है, PSM, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, और अब उसको वो कम्युनिटी मेडिसिन भी कह रहे हैं, वो पब्लिक हेल्थ का मॉडल जो हमारे साथ यहाँ है, जो कि मान और जैक्स ने
कम्युनिटी साइकोलॉजी में इस पर्सपेक्टिव को लिया है। मुझे लग रहा है भाई रामजी लाल इन सारे पर्सपेक्टिव के उन्होंने अपनी बुक के जो एक सिनॉप्सिस दी थी, जो कंटेंट दिए थे, उसमें लग रहा मुझे सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं। तो मित्रों अब यहाँ पर अंत में जो promoting mental health at all the levels, at all the life span, life stages, वहां पर इन सबको एक साथ मैं समाप्त कर रहा हूं 2-3 मिनट। Start with understanding our own problems and others' problem. अभी जिसके लिए एक फीलिंग कंपोनेंट को बहुत महत्व दिया जा रहा है वो है एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस को उसको बहुत महत्व दिया गया है। पहले सिंपैथी था, अब एम्पैथी। रोल ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स इन मेंटल हेल्थ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ एंड मेंटल केयर, awareness of all resources, programs in social community as well as in clinical setting, developing a sense of well-beingness in public as well as for different aspects of occupation, right away from students, occupants, alag aspects, elderly people, analyzing the extended self, learning different types of social life skills which may be helpful in our adjustment, managing stress tension की बात हो चुकी है। एक फैक्टर को बार बार सेल्फ कंट्रोल किया गया। अब जो इमोशनलिटी, मैंने अपने उसमें इमोशनलिटी एस्पेक्ट को डिटेल में नहीं लिया है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसको ग्रेट मैक कहा गया है। मोटिवेशन, इमोशन और कॉग्निशन, MCE मैक, उसमें मैनेजिंग स्ट्रेस, उसके साथ कंट्रोलिंग नेगेटिव इमोशंस, और फिर से याद करें इमोशनल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, यूनाइटेड सोशल वेलबींगनेस, एंड लास्टली practicing all appropriate measurements techniques। या मैंने मेजरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ की बात नहीं की गई है। मैं फिर से अंत में रामजी लाल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और एक नाम मैं यहाँ पर NK सक्सेना जी के साथ साथ आप जितने कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ, भले ही वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट में मेंबर नहीं हो या नहीं हो, पर उन्होंने जो वर्क किया है, आगरा के महेश भार्गव ने, उन्होंने वहां पर जितने उन टेस्ट को एक्यूमुलेट किया, पब्लिश किया, उन सब में कम से कम 20 टेस्ट है जो मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव को मेजर करते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को मेजर करते हैं। क्योंकि हमें एक लेवल मिलना चाहिए कि कहां से हम प्रारंभ करें। मित्रों, क्योंकि समय कम रह गया है, मुझे इन सबको एक मॉडल में, थ्योरेटिकल मॉडल के साथ, उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, मैं चूंकि कह चुका हूं काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का, फील्ड वर्क का मेरा अनुभव उतना नहीं है। अपने आप को मैं भी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट मान रहा हूं। इस फील्ड में अब आगे जाना होगा। आप लोग का पहले से कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं इसमें। इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का जो भी ऑब्जर्वेशन हो, जो भी आप मुझे सजेशन देना चाहें इस फील्ड में, इवन आप सब मित्र हैं, मेरे गुरुजन भी हैं, किसी तरह का क्रिटिकल रिमार्क देना चाहते हैं, और आगे इस फील्ड में मुझे अप्लाइड फील्ड में, चूंकि ये एरियाज हैं, उस समय बात होती थी APA के 10-12 डिवीजन तो थ्योरेटिकल थे, आज 50 से ज्यादा हमारे अप्लाइड डिविजन्स हैं, जिसमें कम्युनिटी साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बार पुनः मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना। अब चूंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, मैं इन सब चीजों को उतना डिटेल में हाईलाइट नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू प्रोफेसर शर्मा, आपने बहुत ही विस्तृत ढंग से थ्योरेटिकल मॉडल को आपने प्रस्तुत किया। अब इस पर हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन। आवाज आ रही है? हाँ है। ऑब्जर्वेशन, ऑडियो विजुअल दोनों है, बात करें आप अपनी। हाँ सर,
हाँ, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ तो सर, मुझे बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। जाना है, बिल्कुल। तो मुझे पहले चांस दे दीजिए, मैं 5 मिनट में बात हाँ, अरे करता नहीं, सबसे पहले गुरुजन आप ही को सुन के नहीं, नहीं। वैसे आप हमारे प्रेरणा हाँ। स्रोत रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ। आपको टीचर नहीं, मेरा मेंटर का है सब। ऐसा है हाँ सर। कि हम लोग कम्युनिटी साइकोलॉजी को एक दिशा में लिए जा रहे हैं, राइट सर। और ये 67 से शुरू हुआ। आपने भी कम्युनिटी साइकोलॉजी को 67 से शुरू किया, 67 से। हाँ सर। उसके पहले का कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि कम्युनिटी साइकोलॉजी का जन्म ही हुआ था। हाँ सर। जॉन एफ कैनेडी ने वार अगेंस्ट पॉवर्टी, यूएस में उस समय पॉवर्टी बहुत प्रोनाउंस थी, अर्ली 60s हाँ में। सर, वो वीडियो पूरा आपका तो थोड़ा देख लें। वार अगेंस्ट पॉवर्टी से शुरू हुआ था, और हाँ। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट तभी बैठे थे। अच्छा। और हिंदुस्तान में भी, अपने देश में भी कम्युनिटी साइकोलॉजी पर जो शुरू में किताबें लिखी गई थी, वो षणमुगम और एस नारायण राव ने लिखी थी। राइट, याद आ गया मुझे, षणमुगम। सोशल प्रॉब्लम मॉडल को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। बहुत अच्छा। मैं रामजी लाल जी से कई बार कह चुका हूं कि आपने एक तरफा इसको खींचे लिए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ मॉडल पे। मेंटल हेल्थ मॉडल तो है, सही है, लेकिन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? और षणमुगम ने ये इंडिकेटर्स ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी बताए हैं, Right. बहुत सारे बताए, षणमुगम ने बताए हैं। तो ये जो हम उन इंडिकेटर्स को अगर स्क्रीन आउट कर दें, कम्युनिटी साइकोलॉजी। हाँ, पर मुझे लग रहा है वो 65 के बाद हुआ है, क्योंकि 67 में डिवीजन बना एपीए का। नहीं, जैसा मेरी ठीक है, आप इसको करेक्ट करें आपने सर। ठीक कहा। हाँ, मेरा कहना है हाँ सर। कि हमारे देश में हाँ सर। मेंटल हेल्थ से पीड़ित 5%, 10%, 15% होंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित 50% से ज्यादा है। हाँ सर। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन दूसरे कंट्री में ना हो, लेकिन हमारे कंट्री में पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है। जो इतना विजुअल आ रहा है आपका। 51 में 35 करोड़ पॉपुलेशन थी, और आज 135 से ज्यादा है। हाँ सर। 100 करोड़ हम बढ़ चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी साइकोलॉजी की, हम केवल वेस्टर्न मॉडल को ना लें, हमारी अपनी जो इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो अपनी प्रॉब्लम्स है, उनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हम रामजी लाल जी से 2-4 बार कह चुके हैं, ये कहते हैं इनका टिल्ट जो है वो मेंटल हेल्थ मॉडल की तरफ है। और मेरी चूंकि बैकग्राउंड थोड़ी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की भी है, तो मेरा टिल्ट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी तीनों का एक इंटरडिसिप्लिनरी है। और मैं ये मान के चलता हूँ, आपका बिहेवियरल साइंस पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा लगा, बिहेवियरल साइंस पर्सपेक्टिव। नहीं, और एक और चीज है, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट में विलियम वुंट है, और साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड है। इन दोनों ने पहले साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं की थी, इन्होंने भी इंडिजिनस साइकोलॉजी पे आए थे। और फ्रायड की पहली किताब थी टोटम एंड टैबू, जिसमें उसने टोटेमिक क्लान्स की बात की थी। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें मेरी एक हाइपोथेसिस थी कि शायद वहीं से उन्होंने रिप्रेशन और ये कंसेप्ट लिए होंगे, क्योंकि विलियम वुंट के सोसाइटीज में रिप्रेशन कम था। एंथ्रोपोलॉजी में थे सर, याद आ गया मुझे। हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बोरिंग ने बताया है। और फ्रायड के संदर्भ में आपने जो कहा, उनकी एक बुक सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। हाँ सर, याद आ विलियम गया। वुंट ने लेबोरेटरी तो 1879 में एस्टेब्लिश की, 1960s में उसका एक 4 वॉल्यूम का आ गया था, एलिमेंट्स डी फोक साइकोलॉजी। तो इसमें जो है मेरा मानना ये है कि ये हम इंडिजिनस साइकोलॉजी में भी थोड़ा जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के यानी इंडिजिनस डेवलपमेंट अगर किया जाए, हमारा इंडिजिनस आर्ट इतना अच्छा है कि उसको भी हम ढूंढें। तो पॉवर्टी एरिडिकेशन प्रोग्राम्स, इनकी अवेयरनेस, और जो सोशल प्रॉब्लम अप्रोच है, पॉपुलेशन कंट्रोल, और खासतौर पर डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी रिसर्च इसी पे थी कि हमारे यहाँ जो कन्वर्शंस हुए हैं 10 से 15% तो तलवार की जोर पे हुए हैं। हाँ सर। और 10 से 15% लालच में हुए हैं। 60 से 70% डिस्क्रिमिनेशन से हुए हैं। मैंने पूरे 10 विलेजेस बंगाल से लेके और यूपी के फतेहपुर तक 10 उन विलेजेस का अध्ययन किया था जो 100% मुस्लिम थे, और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दलितों के साथ जो अत्याचार होते थे उनकी वजह से उनका कन्वर्शन हुआ है। और अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ। तो इसको, ये भी एक कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। और एक बता दें, डिस्क्रिमिनेशन भी एक इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ का। राइट सर। जो डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि एक्सेप्टेंस इज नीड ऑफ एवरीबॉडी। 3 महीने का बच्चा हो चाहे 90 साल का बूढ़ा हो, एक्सेप्टेंस हर एक की नीड है। और डिस्क्रिमिनेशन में हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि आपने बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताया, तो इसमें मैंने सोचा कुछ ऐड कर दूं। मुझे जाना है बेटे के पास, तो इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है और हम भी आपके उससे सहमत हैं कि हमको सोशल प्रॉब्लम अप्रोच को टैकल करना चाहिए। हाँ सर। तो इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमने जो मेंटल, ये आपका विजुअल तो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लें सर। रामजी लाल जी, आप थोड़ा चेक करें। नहीं ऑडियो है, ऑडिबल है। सत्यनारायण साहब का विजुअल तो आ रहा है, स्टिल पिक्चर आ रहा है, वो मोशन पिक्चर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं आ रहा है, हम लोग के इधर आ रहा है। हमारे मेरे पास नहीं आ रहा भाई दबे, कोई बात नहीं, ऑडियो भी अभी नहीं आ रहा है। मैं मेरा चेक कर लेता हूँ। नहीं मेरा क्लियर है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। प्रॉब्लम अप्रोच और में जो डिस्क्रिमिनेशन है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, ये सब चीजें भी हम लोगों को उस पर एम्फेसिस देनी चाहिए। और हम तो, मैं आह्वान करता हूँ और जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन अप्रोचेस को ले करके काम करें। उसमें जो हम लोगों से जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे, और ताकि इस तरह के अप्रोचेस भी आए। हमारा पर्पस सिर्फ इतना था। हाँ सर। कि अभी बहुत से लोगों को तो कम्युनिटी साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए समस्या खड़ी हो रही थी, तो हमने ये सोचा कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें अगर हम कुछ करते हैं तो वो चीज पर वो दिखाई पड़ सकता है। और हमारा पर्व यही था कि हम कम्युनिटी में जा करके मेंटल इलनेस के प्रति स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए काम करें, मेंटल हेल्थ, बच्चों के मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए काम करें, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को कैसे उसको हम डेवलप करें उनके अंदर, उसके काम करें, तो ताकि वो दिखाई पड़े कि हाँ ये कम्युनिटी साइकोलॉजी के लोग ये कुछ काम कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म है, ये तमाम फैक्टर्स हैं, वो सब बहुत बर्निंग प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन मुझको ये लगा कि ये सब सिस्टम ओरिएंटेड चीजें हैं, उसमें हम बहुत कुछ एक उस तरह के कहाँ तक आ पाएंगे। लेकिन एक फिर भी वो इश्यूज हैं जिस पर कि रिसर्च होना चाहिए, जिस पर इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम इसको एडमिट करते हैं और हम आह्वान करते हैं अपने सभी मनोवैज्ञानिक भाइयों का कि वो कम से कम अपने इन सोशल इश्यूज को भी लेकर के काम करें, तो हो सकता है कि हम लोग विषय का और एक्सपेंशन हो सके। इस शब्दों के साथ और भी ऑब्जर्वेशन अगर किसी के हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। एनी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनीबॉडी? चलिए, तो अब हम आमंत्रित करते हैं दूसरे वक्ता को। दूसरे वक्ता हम। थैंक यू।